TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. आपको 3 कार्सिनोजेनिक सेल्स नजर आ रहे हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब वो सेल्स जिनमें कैंसर को पनपने की क्षमता होती है। तीसरी पिक्चर में जैसे ही इन कार्सिनोजेनिक सेल्स को ब्लड सप्लाई मिलनी शुरू होती है, ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और मल्टीप्लाई भी इस प्रकार से कि मेडिकल साइंस को भी बहुत मुश्किल हो जाता है इस ग्रोथ को कंट्रोल करना। देखिए, कार्सिनोजेनिक सेल्स को जब ब्लड सप्लाई मिलती है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस प्रोसेस है जिस प्रोसेस में इन्हें ब्लड सप्लाई मिलनी शुरू हो जाती है और ये ग्रो करना शुरू करने लगते हैं, इनमें पोषण आना शुरू होने लगता है। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताना चाहती हूं जो फैक्टर्स हमारे जीवन में कैंसर को पैदा करने के लिए एक बड़ा रोल अदा करते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे आज एक वादा भी चाहती हूं। मैं आप सबसे वादा चाहती हूं कि जितने भी महानुभाव आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं, आप अपने दिल पर हाथ रखकर आज एक वादा कीजिए मेरे साथ कि जितनी भी फैक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूं, जितने भी फैक्टर्स मैं आपको बताने वाली हूं, उन फैक्टर्स को आप याद रखेंगे, नोट करेंगे और अपने जीवन में ढालेंगे। देखिए, ये वादा आपको अपने आप से करना है। आप सब लोग वादा कीजिए कि आप मेरे इन फैक्टर्स को आप याद रखेंगे और इन्हें अपने जीवन में ढालेंगे। जितनी कोशिश हो सके लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे, सबके साथ इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आप सबके साथ वो फैक्टर्स साझा करती हूं। सबसे पहला फैक्टर है, जस्ट अ मोमेंट जी, सबसे पहला फैक्टर है सिगरेट और तंबाकू का उपयोग। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूं, जितने भी लोगों की मृत्यु कैंसर की वजह से होती है उसमें से 35%, करीब 35% लोगों की मृत्यु सिगरेट और तंबाकू की वजह से कैंसर होने से होती है। इस आदत को छोड़ना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत हैरानी होती है कि इन सब के पैकेट्स के ऊपर ऑलरेडी लिखा होता है कि सिगरेट या तंबाकू आपको कैंसर का मरीज बना सकती है। गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि इस पैकेट की 60 से 70% हिस्से में ये एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए कि इसका उपयोग करने से कैंसर होता है। बड़ी ही भद्दी बड़ी ही जो देख नहीं पाते इस प्रकार की फोटोग्राफ्स इन पैकेट्स के ऊपर होती हैं, फिर भी एक व्यक्ति अपने होशो हवास में इस पैकेट को खरीदता है और इसका उपयोग करता है। इतनी खतरनाक चीज है, फिर भी ये हर नुक्कड़ में, हर गली में ये मिलती है। छोटी छोटी दुकानों पर इसकी अवेलेबिलिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्य में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बड़ा फैसला लेने की जरूरत है। दूसरा बड़ा फैक्टर, देखिए कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जो मैनेजेबल है। दूसरा बड़ा फैक्टर है अल्कोहल का उपयोग। जी हाँ, शराब का पीना भी हमारे शरीर में कैंसर को पैदा करने का एक बड़ा कारण हो सकता है। आप सबको बताऊंगी कि किस प्रकार से शराब का पीना, शराब का उपयोग करने से हमारे शरीर में कैंसर पैदा होता है। देखिए, शराब को साइंस की भाषा में एथेनॉल कहा जाता है। एथेनॉल जब हमारे शरीर में एंटर करता है, हम उसे पीते हैं, हमारे शरीर में एंटर करता है, हमारे शरीर में जाकर वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने पर वो एक ऐसे टॉक्सिक केमिकल को रिलीज करता है। इस टॉक्सिक केमिकल का नाम होता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड अपने आप में कार्सिनोजेनिक केमिकल है। सीधे तौर पे शराब के पीने की वजह से कैंसर जैसी गंभीर समस्या हमारे जीवन में दस्तक दे सकती है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने भी इस बारे में बताया कि ज्यादातर जो लोग शराब का सेवन करते हैं, उन लोगों के जीवन में कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तीसरा फैक्टर है प्रोसेस्ड फूड्स का उपयोग करना, केमिकल से भरे हुए पैकेट्स का उपयोग करना। देखिए, हमें बड़ा ही आसान लगता है कि झट से पैकेट खोला और उसके अंदर मौजूद जो भी खाने की प्रोडक्ट है उसका सेवन कर लिया। यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग आपके घर में बनी हुई 4 दिन पुरानी सब्जी का सेवन कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं करते। यहां तो ज्यादातर घरों में
शाम को बनी सब्जी का अगले दिन सुबह सेवन नहीं किया जाता, सुबह बनी सब्जी को रात को नहीं खाया जाता। क्यों? क्योंकि हमें ताजा खाना है। लेकिन वही परिवार घर से बाहर जाकर, रेस्टोरेंट्स में जाकर, ना जाने कितनी पुरानी बनी हुई सब्जियों को, कितने पुराने तैयार किए गए मटेरियल्स को उपयोग करते हैं, उसका सेवन करते हैं। ये जो पैकेट्स हमारी मार्केट में हमें मिलते हैं, आपको नहीं पता कितने महीनों पहले इसे पैक किया गया है। आप घर में किसी चीज को बनाकर इस प्रकार से रख लेंगे, घर की बनी हुई सब्जी क्या इतने महीनों तक चलती है? नहीं चलती। तो इससे ये समझना जरूरी है कि इन पैकेट्स के ऊपर कुछ ऐसे केमिकल्स का उपयोग किया गया है, जो केमिकल्स उस चीज को ज्यादा महीनों तक सही बनाकर रखती है। तो इसके बारे में जागरूकता पैदा होनी बहुत जरूरी है। यहां पर मैं अक्सर एक बात करती हूं कि मैं मानती हूं कि हमें इतना ज्यादा फैसिलिटेट कर दिया गया है कि हम घर से बाहर निकलते हैं, कहीं सफर पर है, लॉन्ग रूट पर हम जा रहे हैं, भूख लगती है, तो मन में पहला ख्याल आता है चिप्स का पैकेट और कोल्ड ड्रिंक। हालांकि हम ढूंढने लगते हैं कि कौन सी शॉप पर हमें कोल्ड ड्रिंक और चिप्स का पैकेट मिलेगा। उसी सड़क पर अनेकों ठेले हमें फ्रूट्स के मिल जाएंगे, नारियल पानी के मिल जाएंगे, जूसेस के मिल जाएंगे। उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। ध्यान जाता है उस दुकान पर जिसके सामने बाहर खूब सारे चिप्स के पैकेट्स रखे होंगे। तो इस समझ को बदलने की जरूरत है, इस थॉट प्रोसेस को बदलने की जरूरत है। अगर इंडियन एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के बारे में बताऊं तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि खाने पीने की आदतों में सबसे पहले जो बदलने की जरूरत है वो है रेड मीट का सेवन। रेड मीट का जब हम सेवन करते हैं तो सीधे तौर पर ये हमारे शरीर में कैंसर पैदा करने की जो प्रवृत्ति है उसको स्टार्ट कर देता है। तो आप सबसे आग्रह करती हूँ कि प्लांट बेस्ड डाइट का भोजन कीजिए, मांसाहार को छोड़ दीजिए। अगर आप मांसाहार का सेवन करते हैं, मां प्रकृति ने हमें बहुत कुछ बढ़िया से बढ़िया ऐसी चीजें दी हैं जिनका सेवन हम कर सकते हैं, और इन चीजों के उपयोग से हमें खूब सारा पोषण भी मिलता है। चौथा तरीका है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। कम से कम फिजिकली एक्टिव होना। देखिए, हमें अपने दिन भर में कम से कम 1 घंटा फिजिकली एक्टिव होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम दफ्तर में जाते हैं, वहां पर कुर्सी पर बैठे रहते हैं, घर में आते हैं, अपने सोफा पर, काउच पर, बिस्तर पर बैठे रहते हैं। इस प्रकार से जीवन को व्यतीत नहीं करना। मेक श्योर कि आप 60 मिनट अपने बॉडी को, अपने शरीर को दे रहे हैं। आप फिजिकली एक्टिव हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। वॉक कीजिए, जुम्बा कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, भंगड़ा कीजिए, डांस क्लास ज्वाइन कीजिए, कोई गेम प्ले कीजिए, एनीथिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस आदत को आप रोजाना कर सकते हैं, जिस आदत को करने से आपको खुशी मिलती है। इट कैन बी वॉक। 60 मिनट जरूर हमें दिन भर में अपने लिए निकालने चाहिए। देखिए, ये कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जो मैनेजेबल हैं, जो हमारे हाथ में है, जिनका वादा आपने मुझे किया है, यानी कि सिगरेट और तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, शराब का सेवन नहीं करेंगे, प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन नहीं करेंगे और फिजिकली एक्टिव होंगे। ये चारों चीजें आप रोजाना अपने जीवन में ध्यान रखेंगे। इन चीजों को आपने अपने जीवन को इसके अकॉर्डिंगली धारना है, अपने जीवन को इसके अकॉर्डिंगली चलाना है। लेकिन ये फैक्टर्स तो वो हुए जो हमारे हाथ में है। क्या आप जानते हैं कि कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते? 5वां फैक्टर, वायु प्रदूषण और अल्ट्रावायलेट रेज। मोबाइल टावर से आने वाली इतनी सारी रेज हमारे ऊपर बहुत ही गंभीर परिणाम देती हैं। इसका एहसास हमें आज के समय में नहीं है, लेकिन कुछ वर्षों बाद हमें ये पता लगेगा कि ये मोबाइल टावर की रेडिएशंस हमारे ऊपर कितना गंभीर असर कर गई हैं। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत सारे पंछी, बहुत सारे प्रकार के पंछी अब हमारे आसपास से विलुप्त हो गए हैं। छोटी छोटी बहुत सारी चिड़ियां हमें नजर आती थी, बहुत सारे छोटे छोटे पंछी नजर आते थे हमारे आसपास। अब वो चहचहाहट कम हो गई है, पंछी विलुप्त हो गए हैं। ये हमें वर्षों बाद पता लगा कि मोबाइल रेडिएशंस का ये असर है।
इसी प्रकार से मानव शरीर पर ये क्या असर कर रहा है ये भी हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन देखिए, ये जो मोबाइल रेडिएशंस हैं, वायु प्रदूषण है, शराब का सेवन है, सिगरेट का सेवन है, प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन है, ये सब हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन करते हैं। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन होती है। ये ऑक्सीडेशन हमारे शरीर के अच्छे सेल्स को डैमेज करने का काम करती है। ये जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं ये एक्चुअली में कार्सिनोजेनिक होते हैं। जी हाँ, ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो जिनकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, ऑक्सीडेंट्स, फ्री रेडिकल्स, ये एक्चुअली में कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो ये सभी आदतें, वायु प्रदूषण, मोबाइल टावर की रेडिएशंस हमारे शरीर पर बहुत ही गलत प्रभाव डालते हैं। छठा कारण क्या है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है? छठा कारण है वायरसेस। जी हाँ, कोरोना वायरस फिलहाल के लिए आप ले सकते हैं। ऐसे ऐसे वायरस हमारे आसपास आते हैं जिनका हमें ये नहीं पता कि किस वजह से हो रहे हैं, इनका इलाज क्या है, ये कब तक चलेंगे और इन्हें कैसे रोका जाए, कुछ भी जानकारी ना हमें ना मेडिकल साइंस को। ये वायरसेस हमारे ऊपर एक बड़ा खतरा बन जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे स्किन पर, त्वचा पर मामूली सी हमें नजर आती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ये भी एक गंभीर वायरस होती है। अगर इसे भी हैंडल ना किया जाए ये भी गंभीर रूप ले सकती है। हमारे लीवर पर होने वाला इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन लेते हैं हम, अगर हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हमारे लीवर पर हो जाता है तो धीरे धीरे हमें लीवर सिरोसिस की समस्या हो जाती है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पहली पिक्चर में हमारा लीवर बिल्कुल हेल्दी है, धीरे धीरे जब उसे हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन हुआ, लीवर सिरोसिस की तरफ बढ़ा और धीरे धीरे ये एडवांस्ड कैंसर बन गया। ये वायरसेस भी हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और इनसे बचने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा। सातवां फैक्टर है हमारे शरीर के अंदर मौजूद इन्फ्लामेशन, सूजन। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। कैंसर के सेल्स को जागृत करने का एक बड़ा काम सूजन करती है, हमारे कैंसर सेल्स को एक्टिवेट कर सकती है। इस सूजन की तरफ पैनी नजर होनी बहुत जरूरी है। सूजन दो प्रकार की होती है, हम ऑलरेडी जान चुके हैं, अंदरूनी सूजन और बाहरी सूजन। बाहरी सूजन हमें आंखों से नजर आती है, अंदरूनी सूजन यानी कि फैटी लीवर या फिर हृदय का एनलार्ज हो जाना। इन सिचुएशंस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। रोजाना में आप एंटी इंफ्लामेटरी तत्वों का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी का, अदरक का या फिर लहसुन का। इनका उपयोग करने से किसी हद तक हमारी इन्फ्लामेशन जो है वो लोअर डाउन हो सकती है। तो ऑन द होल अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने ये जाना कि ऑक्सीडेशन स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में नहीं होने चाहिए क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक है। इन्फ्लामेशन हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए क्योंकि इन्फ्लामेशन सीधे तौर पर कैंसर सेल्स को जागृत करती है। इनसे बचने के लिए जो होना चाहिए वो है हमारी हाई एंड इम्यूनिटी। हमारे शरीर में इम्यूनिटी भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। हम ये बात जानते हैं कि इन तीनों चीजों को पूरा करने के लिए हमें किसी बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट की, किसी बेहतरीन एंटी इंफ्लामेटरी की और किसी ऐसे तत्व की जरूरत है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करे। मुझे बहुत गर्व होता है आप सबको ये बताते हुए कि ये तत्व कोई और नहीं, गामा ओरिजिनॉल है। गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर की इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाने का एक बड़ा काम करता है क्योंकि ये बेहतरीन इम्यूनोमॉड्यूलेटर कंपाउंड है। देखिए, भारत सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है और अब भारत में ये गामा ओरिजिनॉल टॉप क्लास प्रोडक्ट, इंटरनेशनल प्रोडक्ट अब भारत में निर्मित होने लगी है। मुझे बहुत गर्व होता है आपको बताते हुए कि गामा ओरिजिनॉल एक एंटी कैंसर एजेंट है। अगर हम गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग पहले से ही करना शुरू कर दें तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमारे शरीर में ऐसी गंभीर समस्या पैदा नहीं होगी। भारत सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। दिन भर में 2 कैप्सूल्स आपको राइट डोजेज ऑफ 300 mg पर डे देते हैं। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स इस बात की पुष्टि ऑलरेडी कर चुके हैं। गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में कैंसर सेल्स पनपते नहीं हैं।
देखिए यहाँ पर 2015, 13, 12 बहुत सारी रिसर्चेज हैं। इन रिसर्चेज को हम एक ही मिनट में, एक झलक में देख लेते हैं कि इतनी ये रिसर्चेज हैं। ठीक है, आपको बताना चाहती हूँ, ये रिसर्चेज करने के लिए, इनका रिजल्ट लाने के लिए, घोषणा करने के लिए कितने वर्षों की लंबी मेहनत होती है। एक एक रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि इन रिसर्चेस को हमारी वेबसाइट www.riznolol.in पर जाकर आप जरूर जांचिए, जरूर परखिए। इन रिसर्चेस में क्लियर शब्दों में कहा गया है कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार इस्तेमाल करने से अनेकों प्रकार के कैंसर सेल्स को पनपने से रोका जा सकता है। कैंसर की चर्चा हो और डॉक्टर राहुल भार्गवा के नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर राहुल भार्गवा, सब भारत में जब हम टॉप मोस्ट कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर्स की बात करते हैं तो उनमें से एक नाम होता है डॉक्टर राहुल भार्गवा का। फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में डायरेक्टर की पदवी पर उपस्थित हैं। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर साहब कैंसर जैसी गंभीर समस्या के बारे में क्या कह रहे हैं। Gamma oryzanol has been found out to be effective as an antioxidant which comes from rice bran in preventing the cancer if taken for a long period. What does it cell? Cell also जी, तो आप सबने सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये सरप्राइजिंगली ये प्रूव हो चुका है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर के नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करता है। ये नेचुरल किलर सेल्स मेक श्योर करते हैं कि हमारे कैंसर सेल्स को ब्लड सप्लाई ना हो, उन्हें उनका पोषण ना मिले। अगर बाय चांस हमारे शरीर में एंजियोजेनेसिस की शुरुआत हो चुकी है, इन कैंसर सेल्स को ब्लड सप्लाई मिलनी शुरू हो गई है, तो उस एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस को भी काटने की क्षमता रखता है गामा ओरिजिनॉल। आप सबसे आग्रह करूंगी कि इस वीडियो को जरूर आपके अपने YouTube चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर जाकर जरूर देखिएगा, डॉक्टर राहुल भार्गवा की डिटेल वीडियो। आप सबसे विनती करती हूं कि अपने डाइट में, अपने भोजन में गामा ओरिजिनॉल को जगह दीजिए। आज के समय में ये बेहद ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारे आसपास कोई भी खतरा किसी भी समय आ सकता है। तो उसके लिए हमें हमारे शरीर को तैयार करना है और अपने शरीर को बेहतर इम्यूनिटी देनी है गामा ओरिजिनॉल के जरिए। तो जी हाँ, क्योंकि हर एक भारतीय के अंदर कैंसर सेल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है इस कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए, और गामा ओरिजिनॉल ही हर एक भारतीय की पहली जरूरत है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही तो आप सबसे आग्रह करती हूँ, इस किताब को आप जरूर अपनी टूल किट में शामिल कीजिए। ये किताब गामा ओरिजिनॉल इज द नीड ऑफ एवरी इंडियन, खास तौर पर डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने आप सबके लिए डिजाइन की गई है। बहुत ही बेहतरीन किताब है। इस किताब में जगह जगह पर स्कैन कोड्स दिए गए हैं। इन स्कैन कोड्स पर स्कैन करके आप सारी जानकारी अपने मोबाइल पर अपलोड कर सकते हैं। मेरी आज की चर्चा बस यहीं तक, डे 4 यहीं पर समाप्त होता है। आप सबसे आग्रह है कि इसी प्रकार से, इसी जोश के साथ डे 7 पर भी हम मिलेंगे और डे 7 पर जानेंगे किस प्रकार से हमारे अपने वेदों पुराणों ने लाखों वर्ष पहले हमें बता दिया था कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार मैडम। निश्चित रूप से आपका ये जो अनुभव है, आपके पास जो नॉलेज है, ये केवल सामान्य लोग नहीं, इसमें डॉक्टर के गौतम बैठे हुए हैं जिनके बारे में आप सबको पता है। डॉक्टर के त्रिपाठी, ये सभी गोल्ड मेडलिस्ट आयुष मेडिकल ऑफिसर है। डॉक्टर विजय मिश्रा, डॉक्टर आलोक विश्वास, डॉक्टर उदय भांजी, डॉक्टर आरवी सिंह प्रयागराज, डॉक्टर धर्मेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर हेमंत साकेत, डॉक्टर अवधेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर DN मिश्रा, डॉक्टर अरुणेंद्र पांडे, इन सभी सीनियर डॉक्टरों की मौजूदगी में आपका ये जो अनुभव है, निश्चित रूप से वो बहुत प्रभावी है। और मुझे विश्वास है कि इससे हिंदुस्तान निश्चित रूप से स्वस्थ होगा। अब मैं डॉक्टर के गौतम साहब से प्रार्थना करूंगा कि सर आप आएं, और आपके पास जो अनुभव है वो अपने आप में हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है। तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर के गौतम सर। आपको थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा कि जी को होस्ट हैं आप, प्लीज सर। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और मैडम दिव्या मैडम का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। और इतनी शानदार जानकारी के लिए पूरा हिंदुस्तान आज बैठा हुआ है। और हमारे गुरुदेव आदरणीय केसी सर को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। और इस तरह का अवसर कभी कभी मिलता है कि सर की बातें भी सुनते सुनते हम लोगों को, अभी सर जो कह रहे थे कि हमको सीनियर नहीं बनना है, अपलाइन बनना है, तो कितनी अच्छी बातें हैं। एक एक बातों में उनके इतना जादू रहता है कि अगर एक बात को कोई मान ले तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और हेल्दी हार्ट मिशन में हम लोग एक सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। मिशन 5 करोड़ जो आदरणीय बीसी जी का सपना है, उसके हम लोग सिपाही हैं। और स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में जो आरसीएम का पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, उसमें हम लोग अपनी पूरी भूमिका अदा करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज कैंसर के विषय में जो जानकारी मैडम के द्वारा दी गई, और निश्चित रूप से अगर इन चीजों से हम 2-4-5 चीजें बताई गई हैं, उन चीजों को अगर अवॉइड करें और प्रिकॉशन के रूप में लें तो ऐसी बीमारी आएगी ही नहीं। और गामा ओरिजिनल अगर कोई सेवन कर रहा है तो आज जो अकाल मौतें हो रही हैं, चाहे वो कैंसर के कारण हो रही हों, चाहे वो हार्ट अटैक के कारण हो रही हों, चाहे वो डायबिटीज के कारण जो हमारा सीरम क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ जाता है, किडनी डैमेज हो रहे हो उसके कारण हो, चाहे हमारा रेटिनोपैथी हो डायबिटिक, चाहे डायबिटिक कार्डियोपैथी हो, चाहे नेफ्रोपैथी हो, ये सारी, चाहे न्यूरोपैथी हो, ये सारी चीजों से हम अपने लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं। और गामा ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सब जगह फिट हो जाता है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जहां पर अपने को सोचने की जरूरत है कि यहाँ पर क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, वहां गामा ही बहुत अच्छा काम करता है। और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमको शेयर करना है, अपने पास तक इसको छिपाना नहीं है कि अल्कोहल सेवन करने से कैंसर होता है, टोबैको सेवन से, सिगरेट से कैंसर होता है, पैक्ड फूड जो हम खाते हैं उससे होता है, एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे हैं तो उससे हमको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये मैलिग्नेंट और बेनाइन 2 तरह के जो ट्यूमर होते हैं, उसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर निश्चित ही कार्सिनोजेनिक होता है और जो बेनाइन होता है नॉर्मल होता है। और बहुत सारे फैक्टर, डॉक्टर राहुल भार्गव का बहुत अच्छा स्टेटमेंट हम लोगों ने सुना है, जो कि दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में है और बहुत हिंदुस्तान के जाने माने डॉक्टर हैं। अगर वो डॉक्टर कह रहे हैं तो हमको आपको उनकी बात मानना चाहिए। इसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला चाहता है कि हमको ये बातें समझ में ना आए। अगर हम समझ रहे हैं तो निश्चित है कि इन पे अमल करने की जरूरत है। आज हम बात करेंगे प्रोलैप्स की। प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम एक नया टॉपिक है अभी तक के विषय में। प्रोलैप्स का मतलब होता है निकलना, प्रोलैप्स का मतलब होता है निकलना, और रेक्टम का मतलब होता है गुदद्वार। गुदद्वार को अगर किसी कारण से गुदद्वार बाहर निकलता है उसको कहते हैं प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। ये 2 तरह से निकलता है, एक तो पार्शली निकलता है मतलब आधा निकलता है, और एक कंप्लीट। 2 तरह के प्रोलैप्स होते हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो 2 तरह का, एक पार्शियल, दूसरा कंप्लीट। अब कैसे पहचानेंगे कि ये पार्शियल है, कैसे पहचानेंगे कि कंप्लीट है? तो पार्शियल में होता है म्यूकस मेम्ब्रेन बाहर निकलती है, गुदद्वार से म्यूकस मेम्ब्रेन बाहर निकलती है, वो पार्शियल कहलाता है, आधा जिसको बोलते हैं। अगर कंप्लीट है तो 4 से 6 इंच का रेड कलर का पूरा गुद बाहर आता है और रिंग जैसे होता है, जैसे रिंग होती है, अंगूठी होती है, पूरे सर्कल में बाहर आ रहा है तो उसको कंप्लीट कहते हैं। और कंप्लीट 2 तरह से होता है, एक परमानेंटली प्रोलैप्स्ड होता है, एक रिड्यूसेबल होता है। अगर हाथ से उसको बाहर अंदर कर दिया जाए तो चला जाता है, एक में हाथ से अंदर करने पे बाद भी नहीं जाता है, जिसको कहते हैं परमानेंटली प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। अब इसमें जब डायग्नोसिस करने जाते हैं इसमें 2 चीज हो सकती हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रोलैप्स है या तो हिमोराइडल्स है, बवासीर है, अर्स है, पाइल्स है? दोनों में डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर किया जाए
तो प्रोलैप्स में पूरी गुद बाहर आती है, पूरा गुदा बाहर आता है। लेकिन हिमोराइडल्स में, बवासीर में पूरा गुदा नहीं आता, गुदा का एक पार्ट या तो 3 o'clock पे आएगा, या तो 7 में आएगा, या 11 में आएगा। मतलब एक जगह से वो मसा टाइप के बाहर निकलता है, उसको हम लोग बवासीर कहते हैं, पाइल्स कहते हैं, हीमोराइडल्स कहते हैं। इसके अलग अलग नाम है। लेकिन अगर पूरा गुदा आता है उसको प्रोलैप्स कहते हैं। तो अपने को डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए अपने को जानना चाहिए कि अगर पूरा गुदा आता है तो प्रोलैप्स है, अगर एक साइड से बाहर निकलता है मसा टाइप के, वो पाइल्स है। इसमें 4 से 6 इंच का जो रेड कलर का होता है उसमें बाहर निकलता है, जिसको कंप्लीट कहते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें अभी हम बताएंगे। इसका जो कारण होता है, एटियोलॉजी ऑफ द पार्शियल प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। पार्शियल प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, 2 तरह से हमने प्रोलैप्स बताया, एक पार्शियल, दूसरा कंप्लीट। तो पार्शियल प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम अगर पार्शियल है, मतलब पूरा गुदा नहीं निकलता, केवल म्यूकस मेम्ब्रेन बाहर निकलती है, 1 या 2 फोल्ड उसकी बाहर आती है, तो उसके क्या कारण होते हैं? ये कॉमनली बच्चों में होता है, बच्चों में ज्यादातर होता है, चिल्ड्रेन में ज्यादा होता है। और माँ कहती है उसका गुद बाहर निकला है, उसका गुद बाहर निकल रहा है और लाल लाल कलर का रहता है, उसको बाहर निकलते माँ देखती हैं और डॉक्टर के पास जाती है। इसके कारण क्या है? ये पार्शियल जो प्रोलैप्स होता है जनरली बच्चों में क्यों होता है? तो उसका पहला कारण है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन, अगर कुपोषण है तो वो बच्चों में ज्यादा होगा, क्योंकि कुपोषण में फैट का सपोर्ट कम हो जाता है। और गुद में इस्चियोरेक्टल फोसा जो अगर लॉस हो, क्योंकि बच्चों में क्या होता है, इस्चियोरेक्टल फोसा उसमें बच्चों में नहीं होता। इस फोसा के न होने के कारण वहां पर फैट का सपोर्ट नहीं होता, वहां पर मसल्स कम होती हैं, और जिस कारण से फैट का सपोर्ट न होने के कारण गुद बाहर निकलने लगे। पहला कारण। अगर बच्चे माल न्यूट्रिशन के हैं, कुपोषित हैं, तो प्रोलैप्स होने के चांस ज्यादा है। इसलिए न्यूट्रीचार्ज किट्स बच्चों को जरूर देना चाहिए। और न्यूट्रीचार्ज किट्स अगर कोई बच्चा ले रहा है तो उसका मसल्स का सपोर्ट मिलेगा, उसकी मसल्स मजबूत रहेगी, और वो बच्चा फैट भी उसके अंदर हो जाएगा, मसल्स भी हो जाएगी, जिससे प्रोलैप्स में उसको आसानी रहेगी, प्रोलैप्स नहीं होगा। दूसरा बच्चों में क्या होता है, दूसरा जो कारण होता है, सैक्रल कर्व जो होता है, एक हड्डी होती है जिसको सैक्रम बोलते हैं। तो सैक्रम का जो कर्व होता है सोलो होता है, उथला होता है, और वो सैक्रल कर्व उथला होने के कारण वहां पर मसल का सपोर्ट नहीं होता और गुद को प्रेस नहीं कर पाता और गुद बाहर निकलने लगता। तीसरा कारण, ब्लैडर और यूट्रस कभी कभी नॉर्मल पोजीशन से कुछ ऊपर हो जाते हैं। जो उनकी पोजीशन होती है ब्लैडर की, जहां पर हमारा इकट्ठा होता है पेशाब, यूरिनरी ब्लैडर जिसको कहते हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस कभी कभी अपने नॉर्मल पोजीशन से ऊपर होते हैं। अगर ये ऊपर उठते हैं तो वो प्रॉपर जो हमारी पेल्विक कैविटी होती है वो खाली रहती है, और पेल्विक कैविटी खाली होने के कारण वहां पर प्रेशर बराबर नहीं बन पाता और प्रोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा जो कारण होता है पार्शली प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम का, बीपीएच। बीपीएच का मतलब होता है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। जनरली 55 साल के बाद पुरुषों में होता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेज होते हैं। पुरुषों में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता है 55 साल के बाद, और ये हार्मोन चेंजेस के कारण वहां की जो पौरुष ग्रंथि होती है जिसको प्रोस्टेट कहते हैं वो बढ़ जाती है, उसका सूजन बढ़ जाती है, और जो हमारे पेशाब का रास्ता होता है वो स्वेलिंग के कारण वो नैरो हो जाता है, सकरा हो जाता है, और जिस कारण से पेशाब करने में दिक्कत होती है। और जैसे पेशाब में जोर लगाते हैं यूरिन करने में, तो वह पूरा चोक हो जाता है और पेशाब बूंद बूंद करके आती है और बार बार जाना पड़ता है, बूंद बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप आती है। उसको कहते हैं बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। और इसमें जब जोर लगाते हैं पेशाब करने के लिए, जब जोर लगाते हैं तो वो जोर गुद में भी पड़ता है, वो रेक्टम में भी वो जोर पड़ता है, और वो जोर पड़ने के कारण प्रोलैप्स होने लगता है। दूसरा जो कारण होता है स्टोन, पथरी।
अगर हमारे ब्लैडर में कहीं पथरी है, यूरिनरी ब्लैडर में, यो तो यूरेथ्रा में पथरी है, या तो हमारे यूरेटर में है, या किडनी में है। 4 जगह जनरली पथरी होती है। और ये 5वां तो हमारा कोलिलेथियसिस गाल ब्लैडर में भी होती है। लेकिन जो हमारा ये सिस्टम है यूरिनरी पैसेज, तो किडनी में होती है, यूरेटर में होती है, ब्लैडर में होती है, यूरेथ्रा में होती है, 4 जगह होती है। ये कहीं पर भी अगर पथरी है तो पथरी के कारण पेशाब रुकती है, और जब पेशाब रुकती है तो जोर लगाता है व्यक्ति, और जब जोर लगाता है तो वो जोर रेक्टम में भी जाता है, यूरेथ्रा में भी जाता है, और फलस्वरूप वो प्रोलैप्स होता है। अब पथरी अगर यूरेथ्रा में है तो उसके अलग लक्षण होते हैं, अगर ब्लैडर में पथरी है तो उसके अलग लक्षण है, अगर यूरेटर में है उसके अलग लक्षण है, और यदि किडनी में है तो उसके चारों जगह की पथरी के अलग अलग लक्षण। किडनी की पथरी के अलग लक्षण है। यूरेटर की अगर पथरी होती है तो फिक्स्ड पेन होता है, एक पर्सनल पीठ की तरफ पेन होता है, बैक साइड में दर्द होता है। इसको हम कभी बताएंगे कि अगर यूरेथ्रा में पथरी है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, किडनी में है तो क्या होगी, ब्लैडर में है तो क्या होंगे, यूरेटर में क्यों। सबसे ज्यादा अगर पेन होता है पथरी का तो सबसे ज्यादा यूरेटर में होता है। यूरेटर में अगर पथरी है तो सबसे ज्यादा सीवियर पेन होता है। इवन पेशेंट पेन के कारण कोमा में तक चला जाता है, इतना ज्यादा पेन होता है। और फिक्स्ड पेन होता है, और पीठ की तरफ होता है, पेट में नहीं होता, पिठाई की तरफ होता है, बैक साइड में। और एक प्रॉपर रीढ़ की हड्डी के जस्ट बगल से दाहिने साइड या बाएं साइड होता है। तो समझिए कि वो यूरेट्री कैलकुलस का पेन है, और इसका हम कभी सेशन लेंगे, उसमें बताएंगे कैसे पेन होता है। और हमने देखा भी है, क्योंकि ये सारे पेन हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, हम लोग देखते हैं, और जैसे देखते हैं पता चलता है, यूएसजी कराते हैं और उसको पथरी निकलती है। हाँ, गारंटेड हम लोग बता देते हैं कि इसको पथरी है, वो निकलती ही निकलती है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा, कभी कभी क्या होती है कि पेशाब की जो यूरेथ्रा होती है, जहां से पेशाब निकलती है, वो चिपक जाती है, और जैसे चिपक जाती है तो पेशाब करने में जब जोर लगता है तो वो जोर लगाने के कारण हमारे रेक्टम में भी जोर लगता है और प्रोलैप्स होता है। और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, अगर लंबे समय से किसी को पेट साफ नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन रहता है, विबंध रहता है, हार्ड स्टूल जाती है, तो जोर ज्यादा लगाना पड़ता है, और उसके कारण से जो हमारा रेक्टम होता है उसमें ज्यादा प्रेशर पड़ता है। फलस्वरूप रेक्टम की जो स्फिंक्टर मसल्स होती है वो बाहर निकलने लगती है और प्रोलैप्स होता है। तो ये पार्सली प्रोलैप्स के कुछ कारण हैं जिनको हमने आपको बताया है कि इसके जो कारण है पार्सली प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, इन कारणों को अगर हम त्याग दें, दूर कर दें, तो पार्सली प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम नहीं होगा। दूसरा जो हम बताए हैं, एटियोलॉजी ऑफ द कंप्लीट प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। कंप्लीट क्या मतलब, पूरा रेक्टम बाहर अगर आ रहा है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके कारणों की हम बात करते हैं। तो पेरेनियल टीयर आफ्टर द लेबर, अगर किसी महिला को डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के बाद कभी कभी चीरा लगता है, पेरेनियल टीयर हो जाता है, या कभी कभी वहां पर दरार आ जाती है, जहां से बच्चा निकल रहा है उस पैसेज में दरार आ जाती है, तो टीयर उसको कहते हैं हम लोग, पेरेनियल टीयर कहते हैं। कभी कभी उसमें स्टिचिंग की जरूरत पड़ती है, और स्टिचिंग नर्स लोग नहीं कर पाती किसी कारण से, या तो भूल जाती हैं, उसमें भी दिक्कत होती है। और महिला बताती है कि जैसे हमारा बच्चा हुआ, तो बच्चा होने के 1 या 2 महीने के बाद हमको प्रोलैप्स हो रहा है, या तो दोनों प्रोलैप्स हो गए, या तो यूट्रस बाहर निकलेगा, बच्चेदानी जिसको कहते हैं, बच्चेदानी बाहर आती है, जिसको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कहते हैं। या दूसरा जो प्रोलैप्स होता है, रेक्टम में भी प्रोलैप्स होता है, क्योंकि यूट्रस और रेक्टम का संबंध आसपास का होता है, और जब एक व्यक्ति पीड़ित होता है तो पड़ोसी को भी पीड़ित कर देता है। तो रेक्टम में भी प्रोलैप्स हो सकता है, यूट्रस में भी प्रोलैप्स हो सकता है, और दोनों जगह ये प्रोलैप्स का कारण होता है आफ्टर द लेबर, डिलीवरी के बाद ही होते हैं जनरली। थ्योरी ऑफ द स्लाइडिंग हर्निया ऑफ द रेक्टम, अगर रेक्टम में स्लाइडिंग हर्निया है, स्लाइडिंग का मतलब दोनों साइड, रेक्टम होता है दोनों साइड हर्निया होता है, उसको कहते हैं स्लाइडिंग हर्निया ऑफ द रेक्टम। अगर रेक्टम में स्लाइडिंग हर्निया है, हर्निया का मतलब होता है, हम बताए थे पिछले सेशन में, हर्निया का जब लिखा है, प्रोलैप्स ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, प्रोट्रूजन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी,
प्रोट्रूजन ऑफ द विस्कस थ्रू द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के जो सबसे कमजोर पार्ट होता है वहां से अगर कोई चीज बाहर निकलती है उसको हर्निया कहते हैं। तो स्लाइडिंग हर्निया ऑफ द रेक्टम इसका एक कारण होता है, कंप्लीट प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम का। और ऊपर जो हमने बात की बीपीएच की, स्टोन की, स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा की और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की, ये सारे कारण अगर हैं तो इसमें भी हमारा कंप्लीट प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम होता है। कभी कभी होता है लैक ऑफ फिक्सेशन ऑफ द रेक्टल वॉल टू द सराउंडिंग ऑर्गन्स। जो हमारे रेक्टल वॉल के सराउंडिंग ऑर्गन्स होते हैं, अगर वहां पर प्रॉपर सपोर्ट रेक्टम का नहीं रहता तो उसके कारण भी हमारा प्रोलैप्स होता है रेक्टम का। ये सारे कारण प्रोलैप्स ऑफ पार्शियल और कंप्लीट प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम के कारण है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें, लक्षण क्या होंगे, हमारे शरीर में क्या लक्षण होंगे, मरीज क्या बताता है डॉक्टर के पास आके, हम लोगों के पास आता है तो क्या बताता है कि हमको क्या तकलीफ है, तो कहता है ब्लीडिंग पर रेक्टम। रेक्टम से गुद द्वार से ब्लड आ रहा है डॉक्टर साहब, गुद द्वार से ब्लड आ रहा है। तो मरीज नहीं जानता कि प्रोलैप्स है कि पाइल्स है कि फिशर है कि फिस्चुला है, क्या है उसको नहीं पता। हमको डायग्नोस करना है कि इसको प्रोलैप्स है कि पाइल्स है कि फिस्चुला है कि फिशर है, और उसमें हम लोग उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके बताते हैं कि आप फला मर्ज है। तो इसमें होता है ब्लीडिंग पर रेक्टम, ब्लीडिंग बताएगा, कपड़े में ब्लड स्ट्रेन लगा ऐसा बताएगा कि कपड़े में हमारे ब्लड की बूंदें लग जाती, ब्लड लग जाता है ऐसा बताएगा। इनकॉन्टिन्यूएंस ऑफ द फीसेस, हमको पता नहीं चलता लेटरिन निकल जाती है, मरीज ऐसा बताता है कि उसका जो गैफिंग होती है, एनोरेक्टल रिंग जो होती है प्रॉपर काम नहीं करती, और जो कंट्रोलिंग पावर ऑफ द फीसेस, फीसेस का जो कंट्रोलिंग पावर है कंट्रोल नहीं रहता, लेटरिन बाहर निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। इस तरह की कंप्लेन लेके मरीज आता है। म्यूकस डिस्चार्ज कहता है कि सफेद सफेद कुछ चिकना चिकना पदार्थ निकलता है और इचिंग सेंसेशन होता है, एनल कैनाल में इचिंग सेंसेशन होता है, खुजली होती है ऐसा भी बताता है। खुजली पाइल्स में भी होती है, खुजली प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम में भी होती है। हमको आपको डायग्नोसिस करना है कि ये प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम का केस है या तो पाइल्स का है। इसी के अलावा प्रोलैप्स ड्यूरिंग डेफिकेशन और विदाउट डेफिकेशन, हमारे बीच में मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब का नेटवर्क वीक हुआ है आज। जो इसमें कुक होते हैं कृपया डॉक्टर साहब आ जाएं तो बताने का कष्ट करेंगे। आज इस प्रोग्राम में टी.एस. नरवरिया जी, जिनके बारे में आप सबको पता है। जी सर, डॉक्टर साहब हैं सर। हाँ डॉक्टर साहब हैं तो आवाज भी खुली है सर। अच्छा, नेटवर्क इशू हुआ होगा इसलिए आवाज डॉक्टर साहब की नहीं आ पा रही है। रमेश गरेवाल के बारे में हम सब लोग जानते हैं, लेकिन है हिंदुस्तान की। अब नहीं दिख रहे डॉक्टर साहब। राम कुमार चौहान जी और इश्तियाक अली भाई साहब, देवेश प्रताप सिंह जी, ये सभी सीनियर टेक्निकल अचीवर इस प्रोग्राम को अभी बीरेन तिवारी जी, माधव कुशवाहा जी, बीरेंद्र द्विवेदी जी, संत सिंह जी, इंजीनियर आर.के. चौधरी साहब का निश्चित रूप से हर प्रोग्राम में जो रहते हैं वो, और पूरे टीम को इतना बढ़िया मैनेज कर रहे हैं। एस.एस. श्याम जी, लोकमान सिंह जी छत्तीसगढ़ से, इंजीनियर बी.पी. तिवारी साहब का आशीर्वाद जरूर रहता है। जी क्या हुआ था? जी डॉक्टर साहब प्लीज। जी तो जब हम उसका टेस्ट करते हैं तो वहां की स्फिंक्टर मसल्स लूज होती है, तो समझ में आता है कि ये प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम का केस है। और इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें, उपद्रव की बात करें, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका नहीं होता, अल्सरेशन हो जाता है, वहां पर अल्सर फॉर्म हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं। हीमोरेज फ्रॉम द एक्सपोज म्यूकोसा, वो जो म्यूकोसा बाहर आ रहा है वहां से ब्लड निकलने लगता है। और वीनस थ्रोम्बोसिस होती है,
वहां की थ्रोम्बोसिस वेन्स जो होती हैं वहां की जड़ हो जाती हैं, कठिन हो जाती हैं और बाद में गैंग्रीन डेवलपमेंट होता है और वही प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम भविष्य में कैंसर का रूप धारण कर लेता है। अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम भविष्य में कैंसर भी बन जाता है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो रिमूव ऑफ द काज, जिस कारण से प्रोलैप्स हो रहा है उसको दूर करना है, फूड एडवाइस करना है और जोर लगाने को मना करना है, लग्जेटिव चीज देना है। हमको ऐसा देना है कि हमारा जो मल है पतला रहे और अपने यहाँ उदर सफा चूर्ण आता है, रात में 1 चम्मच गुनगुने पानी से दे, पेट बढ़िया साफ होता है। उदर सफा चूर्ण अपने RCM का बहुत अच्छा शानदार प्रोडक्ट है और गुनगुने पानी से 1 चम्मच आप दे सकते हैं लोगों को। जोर लगाने को रिमूव करना है और इवन जब ज्यादा प्रोलैप्स हो जाता है तो लेटरिंग लेटे लेटे करवाने की सलाह देते हैं। और इसका अगर एलोपैथी की दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका एक ऑपरेशन होता है जिसका नाम होता है थियर्स ऑपरेशन। थियर्स ऑपरेशन में ऊपर और नीचे दोनों चीरा लगाते हैं, 1.25 इंच ऊपर सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर ऊपर, 1.25 सेंटीमीटर नीचे, और दोनों से LP निडल, लंबर पंचर निडल से चांदी की तार उसमें डाल के उसको चारों तरफ से कर देते हैं, तार को उसको टाइट करते हैं और जितने से लेटरिन बाहर निकलना उतना 1 अंगुल छोड़ के उसका एरिया उसको कस देते हैं, जिसको थियर्स ऑपरेशन कहते हैं। और इन सारी चीजों से अगर हमको बचना है तो गामा ओरिजिनल अगर हम ले रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम और जितने भी कारण हमने बताए हैं और प्रोटीन का यूज, प्रोटीन चूंकि मसल्स को टाइट करने का काम करती है तो प्रोटीन और गामा स्पेशली इनके लिए रामबाण औषधि का काम करती हैं और इन प्रोडक्ट के माध्यम से हम प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम को दूर कर सकते हैं। बच्चों में अगर हो रहा है तो न्यूट्रीचार्ज किट्स का उपयोग करें, तो ये सारी चीजें हमको दिक्कतों से दूर करती हैं। और हम अपनी बातों को अब यहीं विराम देते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों के प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम समझ में आया होगा और उसका डिफरेंशिएट करके भी बताने का हमने प्रयास किया है। और अगले संडे को फिर से हम लोग जरूर किसी नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम अनुमति चाहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। जय RCM। गुड RCM। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.